अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट वन। और कैसे आता है एप्टीट्यूड के अंदर ई कैड एम कैड के हवाले से उसके सब टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। और सब टॉपिक्स होंगे हमारे पास सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, रिफाइनिंग एंड रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, फंक्शनल ग्रुप। इन चारों के कॉन्सेप्ट्स को पहले देखेंगे एंड देन जिस टाइप के एप्टीट्यूड क्वेश्चंस पास पेपर में देखे गए हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले लेंगे कॉन्सेप्ट, देन उसके बाद जाएंगे क्वेश्चन की जाने। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप क्वेश्चंस भी पूरे ध्यान से देख सकें। तो पहले चलते हैं टॉपिक रिवीजन करने के लिए सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 1। अगर आपको यही चीज नहीं पता होगी तो आप आगे कहते चलेंगे। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमें हासिल होते हैं वो हासिल होते हैं एनिमल और प्लांट से। ये बात हुई थी बहुत अर्ली 1800 सेंचुरी के अंदर। उसके बाद वाइटल फोर्स थ्योरी आई प्रोडक्शन के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। लेकिन आखिर में हमें पता चला, जर्मनी एक साइंटिस्ट था जर्मनी का जिसका नाम था वोलर, 1828 में उसने प्रिपेयर किया यूरिया इन द लेबोरेटरी फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल। और इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या था वो? अमोनियम साइनेट, यानी कि एक इनऑर्गेनिक मटेरियल से उसने ऑब्टेन करा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका नाम है यूरिया। आप देख लें डाई अमाइन आ रहा है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अटैच है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है किसका? यूरिया का। अमोनियम साइनेट को बॉईल करा, यानी कि हीट अप करा बॉइलिंग पॉइंट के हद तक और उसको कन्वर्ट किसके अंदर हो गया? यूरिया के अंदर, जो कि एक्सक्रीट होता है थ्रू यूरिन। और सबसे टिपिकल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास वो है यूरिया। सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सबसे अहम सोर्स जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो है कोल। और कोल कहाँ से हासिल होता है? ऑब्टेन फ्रॉम डेड एनिमल एंड प्लांट्स। बिटुमिनस कोल, यानी कि सॉफ्ट कोल भी कह सकते हैं बिटुमिनस कोल को, जब हम इससे बहुत सारे फ्रैक्शंस लेते हैं। और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके जरिए हम किसी भी फर्दर कंपाउंड के मजीद फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं और गिव। अब आप देखें कोल से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है? नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, आफ्टर आफ्टर मैनी ईयर्स, बहुत सालों बाद। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ बिटुमिनस कोल। और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कोल से हमें मिलते हैं 4 फ्रैक्शन। पहला कोक, दूसरा कोल गैस, तीसरा कोल तार और चौथा अमोनिया रिक्वायर्ड, जो कि एक सॉल्वेंट के तौर पर काम करता है। कोक, कोक मेनली कंटेन्स कार्बन यूज इन आयरन एंड स्टील इन इंडस्ट्री एज फ्लक्स। यानी कि कोक के अंदर हमें ज्यादातर मिलता है कार्बन जो आयरन की इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। अगर हम बात करें कोल गैस की, कोल गैस मेनली कंटेन मीथेन एंड हाइड्रोजन गैस, यानी कि कोल गैस इस्तेमाल होती है इंडस्ट्री के लिए, पेट्रोलियम इंडस्ट्री के लिए एज अ फ्यूल। तो ये बातें हमें पॉइंट्स दिमाग में रखने जब हम सवाल को सॉल्व करेंगे। कोल तार बहुत सारे फ्रैक्शन देता है ऑन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और ये नेचर ऑफ कोल तार पे भी डिपेंड करता है। अमोनिया लिक्विड एक बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को सॉल्व कर लेगा अपने अंदर, जैसे पानी के अंदर शुगर डिसॉल्व हो जाती है। और कूलेंट भी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को ठंडा करने के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। नेचुरल गैस हमारे पास है सच टाइप ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। चट्टानों से, अर्थ की सरफेस से हमारे पास जो हासिल होती है वो हासिल होता है नेचुरल गैस। और इसकी कॉम्पोजिशन देख लें, सबसे हाईएस्ट कॉम्पोजिशन है मीथेन की 94.60%। मीथेन अल्केन सीरीज का मेंबर है, पहला मेंबर है। इथेन की आप देख लें 1.05 है, प्रोपेन की 0.28 है, ब्यूटेन की 0.17, नाइट्रोजन की 3.88 और सबसे कम है कार्बन डाइऑक्साइड की। इसीलिए हम नेचुरल गैस को अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं फॉर कुकिंग पर्पस। पेट्रोलियम इज द रॉक ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम एंथ्रासाइट हार्ड रॉक फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। यानी चट्टानों से हमें पेट्रोल मिलता है हार्ड रॉक से। किसकी शक्ल में होता है? रॉक ऑयल की शक्ल में होता है। और पेट्रोलियम से भी हम बहुत सारे फ्रैक्शंस हासिल कर पाते हैं बाय रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को हम रिफाइन करते हैं बाय डिस्टिलेशन से। और मुख्तलिफ किस्म के हम बॉइलिंग टेम्परेचर जब देते हैं तो हमें मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। ठीक है, हमारे पास टेबल मौजूद है बॉइलिंग रेंज ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि पेट्रोलियम की जब हम डिस्टिलेशन कर रहे हैं तो हमें बिलो 20 डिग्री सी पर मिल रही है नेचुरल गैस, बॉटल गैस और पेट्रोकेमिकल। कार्बन की तादाद है 1 to 4। 20 to 60 डिग्री सी पे मुझे मिल रहा है पेट्रोलियम ईथर सॉल्वेंट।
60 टू 120 डिग्री सेल्सियस ये बॉइलिंग टेम्परेचर रेंज है। पेट्रोलियम को जब इतना बॉईल करेंगे हम, इतने टेम्परेचर के दौरान तक बॉईल करेंगे, तो हमें क्या मिल रहा है? लिग्राइंड सॉल्वेंट नैप्थलीन। ये पूरा चार्ट केमिस्ट्री की बुक से लिया गया है, इंटरमीडिएट की। 40 टू 200 डिग्री सेल्सियस पे हमें मिल रहा है गैसोलीन। इससे ही सवाल निकलेंगे कि 200 डिग्री सी पर, या आप कह सकते हैं बिलो 23 डिग्री के बिलो 20 डिग्री सेल्सियस पर आपको कौन सी गैस मिलती है? तो आप बताएंगे नेचुरल गैस मिलती है। 175 टू 325 डिग्री सेल्सियस पर हमें मिल रहा है केरोसिन या जेट फ्यूल। 400 डिग्री सेल्सियस यानी कार्बन की तरह आप देख लें कितनी हो गई है, 12 से हायर। गैस ऑयल मिल रहा है, फ्यूल ऑयल मिल रहा है, डीजल ऑयल मिल रहा है। अच्छा, नॉन वॉलेटाइल लिक्विड। वॉलेटाइल लिक्विड वो होते हैं जो जिस जैसे उन्हें खोल के रखें तो वो उड़ जाए, हवा में एवोपरेट हो जाए। समझ में आ रही बात? इसी तरीके से वॉलेटाइल सॉलिड वो सॉलिड होंगे जैसे जिसको जैसे ही हम खोल कर रखें वो भी उड़ जाए। नॉन वॉलेटाइल का मतलब ना उड़ना, किसी चीज का ना उड़ना। उसके लिए आप देख रहे हैं कार्बन की तादाद कितनी है, 20 से हायर होनी चाहिए। तो हमें क्या क्या मिलेगा? रिफाइंड मिनरल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ग्रीस। नॉन वॉलेटाइल सॉलिड कार्बन की तादाद 20 से हायर है, पैराफिन वैक्स, एस्फाल्ट एंड टार। दिस चार्ट इज वेरी यूजफुल। और अगर ये इसके इसके सवाल बहुत आते हैं एप्टीट्यूड के अंदर कि इतने टेम्परेचर पे आपको कौन सा बाय प्रोडक्ट मिल रहा है और कार्बन की तादाद कितनी है। There is a difference between refining and reforming of petroleum. Refining से हम बहुत सारे fractions निकालते हैं और depending on temperature difference, यानी boiling range के मुताबिक हमें बहुत सारे organic compound मिलते हैं refining के अंदर। लेकिन reforming में क्या करते हैं? Reforming of petroleum में हम सिंपली क्वालिटी इंप्रूव करते हैं पेट्रोलियम की या गैसोलीन की। और गैसोलीन क्या चीज़ है? गैसोलीन भी एक पेट्रोलियम है। गैसोलीन इज अ मिक्सचर ऑफ हेक्सेन एंड हेप्टेन। पहले ज़माने में हम इस्तेमाल करते थे क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए इनिशियल डेज में टेट्रा इथाइल लेड। इसका फॉर्मूला भी आपके सामने शो हो रहा है। लेड C2H5 4 ऐड करते थे एज एन एंटी नॉकिंग एजेंट, ताकि जो मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होती थी जब आप पेट्रोल डालते थे इंजन के अंदर, वो कम हो जाए। लेकिन अब आजकल जो इस्तेमाल कर रहे हैं हम, वो इस्तेमाल कर रहे हैं नाउ-अ-डेज 2 to 4 ट्राइमिथाइल पेंटेन इज एडेड टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ गैसोलीन। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपके सामने मौजूद है। कार्बन 2 पर हमें 2 ब्रांचेस दिख रही है और 4 पर भी एक ब्रांच दिख रही है, तो ये बना 2 to 4। और लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन कितनी है हमारे पास? 5। 2 to 4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। ऑक्टेन नंबर, इट इज अ इंडेक्स ऑफ क्वालिटी ऑफ गैसोलीन, और in other words it's a percentage of 2 to 4 trimethyl pentane in gasoline। यानी कितनी परसेंट आप शामिल कर रहे हैं क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, इसकी? पेट्रोल की। अब आते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर क्लासिफाइड ऑन द डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर की बुनियाद पे डिवाइडेड है। ए साइक्लिक में, साइक्लिक में। ई का मतलब होता है नहीं, साइक्लिक का मतलब साइकिल में है। ए साइक्लिक को हम एलिफेटिक भी कहते हैं। ए साइक्लिक के अंदर मेरे पास मुझे मिल रहे हैं दो सब टाइप, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन। साइक्लिक के अंदर मुझे मिल रहे हैं होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। और अगर मैं जाऊं और डीप में तो होमोसाइक्लिक के अंदर भी मुझे मिल रहे हैं एलिफेटिक, एरोमेटिक। हेट्रोसाइक्लिक के अंदर भी मुझे मिल रहे हैं एलिफेटिक, एरोमेटिक। एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर नहीं होता, सिंपल स्ट्रॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन होती है हमारे पास, स्ट्रेट चेन कार्बन होती है और ब्रांच चेन कार्बन होती है। रिंग स्ट्रक्चर नहीं होता, ना ही कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। दे मे हैव सिंगल और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। और एसाइक्लिक को एक और नाम है एसाइक्लिक का, दैट इज एलिफैटिक। स्ट्रेट चेन में हमारे पास हैविंग नंबर ऑफ ब्रांच ऑन नो ब्रांच ऑन स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन, कोई ब्रांच नहीं होगी स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम पे। जैसे एग्जांपल आपके सामने मौजूद है, ये देखिए लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन चलिए ब्यूटेन की एंड ब्यूटेन की, कोई ब्रांच नजर नहीं आ रही। और अगर मैं नीचे वाले एग्जांपल में बात करूं ब्रांच में, हैविंग वन और मोर ब्रांचेस देन ऑन स्ट्रेट चेन। आप देखें यहाँ पर एक ब्रांच दिख रही है और आपके सेकंड कार्बन पे दो ब्रांचेस दिख रही हैं, तो ये कहलाएंगे एसाइक्लिक ब्रांच, एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड नाम से जाहिर है साइकिल में होंगे। कंपाउंड्स हैविंग रिंग स्ट्रक्चर, दैट इज कार्बन एटम ऑफ द चेन आर बाउंडेड टू फॉर्म अ रिंग स्ट्रक्चर, यानी कार्बन से ही रिंग स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा और उसके साथ हाइड्रोजन अटैच होंगे, रिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब साइक्लिक के अंदर हमारे पास कितनी टाइप्स हैं? दो टाइप्स। कौन कौन सी टाइप्स हैं? होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक का नाम एक ही है। होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक ये दो टाइप्स हैं।
जैसे कि ए साइक्लिक का एक और नाम है एलिफैटिक, और होमोसाइक्लिक का एक और नाम है हमारे पास कार्बोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में कंपाउंड जिसमें रिंग में सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स हो, कार्बन के अलावा कोई और एटम्स ना हो। और जैसे कि हमने क्लासिफिकेशन में देखा था कि होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक दोनों मजीद क्लासिफाइड है किसके अंदर, एलिफैटिक एरोमेटिक में। पहला देखते हैं एलिफैटिक। एलिफैटिक में हमारे पास जो रिंग स्ट्रक्चर होगा वो नॉन बेंजोइड होगा, किसके केस में, साइक्लिक कंपाउंड में, यानी कि सिर्फ सिंपल साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा, बेंजीन रिंग नहीं होगा। और अगर मैं बात करूं किसकी, एरोमेटिक की, तो एरोमेटिक कंपाउंड में हमारे पास क्या होगा, बेंजीन रिंग होगा। अच्छा, एरोमेटिक कंपाउंड की कुछ खसूसियात हैं मेरे पास, और वो क्या क्या है। इट बर्न्स विद सूट और स्मोकी फ्लेम, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड बर्न होते हैं किसके साथ, इस सूट के साथ, और स्मोकी फ्लेम जैसे कि सिगरेट का जो हमारे पास धुआं होता है उस जैसे ही इसकी स्मेल्स निकलती है, धुआं निकलता है जब ये बर्न होता है। ऑल बेंजीन एंड बेंजीन के डेरिवेटिव्स हमें मिलते हैं किसके अंदर, एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर साइक्लिक, हेक्सागोनल, ऑल्टरनेट, सिंगल डबल बॉन्ड। अच्छा, ये तीनों बातें जो होती हैं, सिर्फ एक ख्याल रखें, इन तीनों बातों का जो एक पॉइंट है वो है ड्यू टू हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन। कार्बन की तादाद बेंजीन रिंग में और उनके डेरिवेटिव्स में क्या होती है, ज्यादा होती है। आप देख लें, ऑल्टरनेटिव, सिंगल डबल बॉन्ड हमें दिख रहे हैं बेंजीन रिंग के स्ट्रक्चर में। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में जिसमें कार्बन के साथ कोई और एलिमेंट भी अटैच हो, जैसे यहाँ पर कार्बन के सामने नाइट्रोजन अटैच है, तो ये पूरा बेंजीन रिंग ही है, बस दूसरा एलिमेंट आकर लग गया कार्बन के अलावा, तो वो कहलाते हैं हेट्रोसाइक्लिक। जिसका इस एग्जाम्पल का नाम है पायरिडीन, हमारे बुक के अंदर भी मौजूद है ये केमिस्ट्री की। तो यहाँ पर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देखी, ए साइक्लिक और साइक्लिक। ए साइक्लिक के अंदर मजीद हमने साइक्लिक के अंदर मजीद हमने देखे दो टाइप्स, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक जिसमें कार्बन एलिमेंट आए बेंजीन रिंग के स्ट्रक्चर में, हेट्रोसाइक्लिक में कार्बन के अलावा भी एलिमेंट आ सकते हैं। ए साइक्लिक में स्ट्रेच चेन मिलता है हमें और ब्रांच चेन मिलती है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, डेट इज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल है, एक बहुत ही शरारती लड़का है और एक बहुत ही अच्छा लड़का है, दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। अब एक अच्छा दोस्त उसके साथ रहता है, किसके साथ रहता है, शरारती दोस्त के साथ रहता है। वो अपनी कुछ क्वालिटी शरारती बच्चे को दे देता है। इससे होता क्या है कि शरारती बच्चा कुछ सुधरने लग जाता है, शरारतें कुछ कम करने लग जाता है, यानी कि अच्छे दोस्त की कुछ सलाहियतें अपना लेता है, तो उसकी फितरत जो शरारतीपना थी वो कम होती जाती है आहिस्ता आहिस्ता। फंक्शनल ग्रुप का भी यही हिसाब है। जब भी ये कार्बन की चेन के साथ अटैच होते हैं तो कार्बन की चेन को एक नया रुख दे देते हैं, उसकी आदत को खराब कर देते हैं या अच्छी कर देते हैं, डिपेंड करता है फंक्शनल ग्रुप कैसा अटैच हो रहा है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या करता है, प्रॉपर्टीज चेंज कर देता है लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटीन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम की। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ये एटम भी हो सकते हैं और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं, जो सब्स्टिट्यूट होते हैं किससे, इन द चेन ऑफ कार्बन एटम, किसकी जगह सब्स्टिट्यूट होते हैं, हाइड्रोजन एटम से सब्स्टिट्यूट होते हैं, और क्या कहलाते हैं, फंक्शनल ग्रुप। हर शरारती बच्चे की कोई अलग अलग शरारत होती है, इसी तरीके से हर फंक्शनल ग्रुप एक अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी रखता है। और वो क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, ये जब हम फंक्शनल ग्रुप करेंगे, इसके चार्ट देखेंगे तो हमें और पता चलेगा। चार्ट मेरे पास आ गया, ये भी केमिस्ट्री की बुक से उठाया मैंने। होमोलोगस सीरीज आपके सामने मौजूद है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, इन तीनों के अगर आप देखें इस पूरी सीरीज के जनरल फॉर्मूले जो होते हैं वो सेम होते हैं। CnH2n+2 अल्केन का, CnH2n अल्कीन का, CnH2n-2 अल्काइन का। सिर्फ अल्कीन और अल्काइन में हमारे पास आ रहे हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड, बाकी अल्केन की सीरीज के अंदर हमारे पास होता है सिंगल बॉन्ड। तो ये फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास। अब ये कार्बन की चेन के साथ डबल और ट्रिपल बॉन्ड लगेंगे फंक्शनल ग्रुप, तो कार्बन की चेन एक अलग प्रॉपर्टी शो करेगी ड्यू टू द एडिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। देन उसके बाद हमारे पास चौथा आता है हेलो अल्केन। हेलो हेलोजन फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, दैट इज फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। तो ये अल्काइल रेडिकल के साथ अटैच होते हैं, हैलाइड ग्रुप बनाते हैं, और ये पूरा इनका फंक्शनल ग्रुप कहलाता है हैलाइड ग्रुप। जैसे कि मिथाइल क्लोराइड, ब्रोमाइल क्लोराइड, ये सारे के सारे आपके पास आ गए अल्काइल रेडिकल प्लस हैलाइड ग्रुप, ये एक फंक्शनल ग्रुप बन गया। आप देखें आर डैश एक्स, आर कह रहे हैं अल्काइल रेडिकल को यानी अल्केन की चेन को, हाइड्रोजन हट गया, हाइड्रोजन की जगह क्या आ सकता है, क्लोरीन आ सकता है, क्लोरीन आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है, आयोडीन आ सकता है। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, इन तीनों में आप देखें
अल्कोहल के अंदर हमारा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है OH, फिनॉल के अंदर भी फंक्शनल ग्रुप आ रहा है OH, ईथर के अंदर फंक्शनल ग्रुप सिर्फ H की जगह अगर आप देखें दोनों तरफ हमारे पास अल्काइल रेडिकल आ गए हैं। अल्केन में से एक वैलेंसी अगर हम शॉर्ट कर दें तो वो बन जाता है अल्काइल रेडिकल CnH2n+2O। ये तीनों किस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं? दोनों तो शुरू के दो तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं क्योंकि इसमें OH आ रहा है फंक्शनल ग्रुप का। अल्कोहल और फिनॉल बिलोंग कर रहे हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। अल्काइल रेडिकल के साथ OH ग्रुप आ गया तो फंक्शनल ग्रुप ने प्रॉपर्टी चेंज कर दी कार्बन की चेन की। इसी तरीके से फिनॉल आ गया बेंजीन और उनके डेरिवेटिव्स में, लेकिन है फंक्शनल ग्रुप सेम, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से बिलोंग करते हैं। सिर्फ ईथर है हमारे पास जिसके अंदर हाइड्रो नहीं है क्योंकि दोनों तरफ हमारे पास ईथर के अल्काइल रेडिकल शो हो रहे हैं। ये कहलाता है अल्कऑक्सी ग्रुप। और ईथर एनहाइड्राइड है किसका? अल्कोहल का। एनहाइड्राइड से मतलब हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है मतलब सिर्फ ऑक्सीजन है किसका? अल्कोहल का। तो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एल्डिहाइड और कीटोन, ये दोनों भी एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, दैट इज कार्बोनियल ग्रुप। कार्बन डबल बॉन्ड बना रहे हैं ऑक्सीजन के साथ और एक वैलेंसी आप देख रहे हैं खाली है, ये एक वैलेंसी पूरी हो रही है अल्काइल रेडिकल से, दैट इज R। और अगर ये दोनों वैलेंसी पूरी हो जाए किससे? अल्काइल रेडिकल से, तो ये कहलाते हैं कीटोन। एक वैलेंसी पूरी हो रही है अल्काइल रेडिकल से, कहलाते हैं एल्डिहाइड। और अगर दोनों वैलेंसी अल्काइल रेडिकल से पूरी हो रही है यानी कि यहाँ पर H की जगह भी अल्काइल रेडिकल आ गया, अल्काइल रेडिकल कार्बन की पॉसिबल लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन, तो दोनों ये वाला कहलाएगा आपके पास फंक्शनल ग्रुप कीटोन और ये कहलाएगा एल्डिहाइड। सिर्फ एक वैलेंसी पूरी हो रही है अल्काइल रेडिकल से और यहाँ पर दो वैलेंसी पूरी हो रही है कार्बन की, इससे अल्काइल रेडिकल से, तो कहलाएगा कीटोन। और दोनों किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? कार्बोनियल ग्रुप से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ग्रुप है वो है कार्बोक्सिल ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप में हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर। अब देखिए कार्बन डबल बॉन्ड तो बना रहे हैं ऑक्सीजन के साथ मगर एक वैलेंसी कार्बन की पूरी हो रही है हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, इसीलिए इस ग्रुप का नाम बना कार्बोक्सिल ग्रुप। दोनों को मिला के नाम बन गया कार्बोक्सिल ग्रुप। अब अगर मैं इस H की जगह लगा दूं अल्काइल रेडिकल, जैसे कि मैंने ईथर में अल्कोहल में OH की जगह H की जगह मैंने लगा दिया था R, तो वो बन गया था ईथर। तो यहाँ पर H की जगह मैंने लगा दिया R, तो ये क्या बन गया? अल्ऑक्सी कार्बोनियल ग्रुप। आप देख लें कार्बन डबल बॉन्ड बना रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्या कहलाता है? कार्बोनियल ग्रुप। कार्बोनियल ग्रुप तो कहला ही रहा है। OH लगा हुआ था तो ये क्या ग्रुप बना रहा था? कार्बोक्सिल ग्रुप। अब H हट गया, अल्काइल रेडिकल लग गया, तो ये बना रहा है अल्ऑक्सी कार्बोनियल ग्रुप और ईस्टर ग्रुप। जनरल फॉर्मूला देख लें, RC डबल बॉन्ड O डैश OR। ये दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, बस फर्क ये है कि यहाँ पर हाइड्रोजन का फर्क है, जैसे कि अल्कोहल ईथर में हाइड्रोजन का फर्क है, बाकी और कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कस किए, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कस किए, इन दी एंड हमने फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस किया। अब चलते हैं एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस, जो कि सवालात आते हैं एग्जाम्स के अंदर, पास पेपर में पाए गए हैं, उनको सॉल्व करते हैं। तो चलिए वीडियो को उस क्वेश्चन की जानिब लेके चलते हैं। इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 1। और अब हम आ गए हैं सवालात की जानिब ई कैट एंड कैट के। पहला सवाल है मेरे पास, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी वाज। ऑप्शन मेरे पास है सिट्रिक एसिड, यूरिया, एसिटिक एसिड, ग्लूकोज। इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने पहले ही स्लाइड जो दिखाई थी उसमें बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया पहला प्रिपेयर हुआ था किससे? अमोनियम साइनाइड से। और केमिस्ट्री की बुक में पहले ही पेज पे हमें मिल जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया, जो कि एस्टैब्लिश किया था किसने? फाउंड किया था बोहलर ने, जर्मन साइंटिस्ट था। Question number 2. What are the important source of organic compound? Plants, animals, coal tar, all of these. अब important sources of organic compound जब हमने किया था तो हमने देखा डेड एनिमल्स, प्लांट्स और कोल तार। सबसे कोल तार तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों से हमें सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं, तो इसका मतलब ऑल ऑफ दीज हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। बोर्ड से भी मैंने आंसर को कर दिया ताकि आप लोगों को आसानी हो पहचानने में। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो ये सारे क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। देखिए रिवीजन करना ज़रूरी है किसी भी टॉपिक को, किसी भी टॉपिक के क्वेश्चंस को करने के लिए। अगर रिवीजन नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्वेश्चन 3 में हमसे पूछा जा रहा है, which of the following is a good source of organic compound? ऑप्शन ए कोल गैस, ऑप्शन बी कोल तार, ऑप्शन सी कोल नेचुरल गैस। बिटुमिनस कोल से हमने
डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हमने ये सारे कंपाउंड हासिल किए थे सिवाय कोल के, क्योंकि कोल ही की तो हमने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की थी जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था। कोल तार मिला था हमें, कोल गैस मिला था, नेचुरल गैस मिला था। तो कोल सबसे ऊपर है। कोल के सब टाइप है, कोल तार, कोल गैस, नेचुरल गैस। तो सबसे अच्छा सोर्स कौन हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड का? कोल। क्वेश्चन नंबर 4, पेट्रोलियम इज refined by which process? Steam distillation, fractional distillation, vacuum distillation, none of these. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए हमने पेट्रोलियम के बहुत सारे कंपाउंड हासिल किए थे एट डिफरेंट बॉइलिंग टेम्परेचर। Question number 5. At 40 degrees C to 20 degrees C temperature from fractional distillation of petroleum, we can get this organic compound. ऑप्शन हमारे पास है नेचुरल गैस, केरोसिन ऑयल, गैसोलीन, फिनॉल। अच्छा, अब ये वो वाला चार्ट की बात हो रही है जो मैंने आपको दिखाया था। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब हम पेट्रोलियम की कर रहे थे और मुख्तलिफ किस्म के बॉइलिंग टेम्परेचर पे हमें मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट मिल रहे थे। जैसे 20 डिग्री सी बिलो टेम्परेचर पर नेचुरल गैस मिल रहा था, कार्बन की तादाद थी 1 से 4। अब यहाँ पर हमें उस चार्ट को दिमाग में रखना है, उस चार्ट को कहीं पेश कर दें ताकि वो उसके पॉइंट्स दिमाग के अंदर रहें, क्योंकि उसमें से सवाल बनते हैं और बने हैं। 40 डिग्री सी और 200 डिग्री सी के दरमियान जो हमें पेट्रोलियम की प्रोडक्ट मिलती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है, वो है गैसोलीन। और आपका आंसर बोर्ड पर भी दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 6 है द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम यील्ड्स ओनली अबाउट 20% पेट्रोल। सिर्फ हमें 20% पेट्रोल मिलता है जब हम पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। एडिशनल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल आर ऑब्टेन्ड बाय रिफाइनिंग, क्रैकिंग, रिफॉर्मिंग, नन ऑफ दीज। क्रैकिंग के जरिए हमें हायर बॉइलिंग फ्रैक्शन मिलता है। क्रैकिंग वो फिनोमेना होता है जिससे लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। इससे हमें पेट्रोलियम की जो तादाद है 20% से बढ़कर अच्छी खासी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास मौजूद है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाई कंपोजिशन इन नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का चार्ट में हमने देखा था सबसे ज्यादा जो कंपोजिशन वो है अप्रॉक्स 95 या 94%, दैट इज मीथेन। और सबसे कम किसकी है? कार्बन डाइऑक्साइड की। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास द वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम इज 4 इन कार्बन कंपाउंड प्रूव बाय। अच्छा, ये भी हमें एक सवाल आया है एप्टीट्यूड के अंदर कि कार्बन की वैलेंसी 4 किसने प्रूव की, कौन सा साइंटिस्ट था? हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था, गोल्डस्टीन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी आई थिंक, तो बोहलर ने तो ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया प्रिपेयर किया था। बचा केकुले ने बेंजीन का स्ट्रक्चर भी दिया था और कार्बन की वैलेंसी भी दरियाफ्त की थी, दैट इज 4। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। और प्रूफ के लिए केमिस्ट्री बुक से सहारा ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ फ्यूल। अब देखें, कोल गैस को हम इस्तेमाल कर रहे थे जब हमने सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देखा था फ्यूल के तौर पे, रनिंग द पेट्रोलियम इंडस्ट्री। कोल गैस हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेचुरल गैस को हम हाउस होल्ड के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 OH इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ। OH किसका फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड का, अल्कोहल का, फिनॉल का। फिनॉल का भी है फंक्शनल ग्रुप और अल्कोहल का भी है, एल्डिहाइड का नहीं है। तो ऑप्शन ए और सी दोनों हैं, तो मैं क्लिक करूंगा ऑप्शन नंबर डी पर, दैट इज बोथ ए एंड सी। तो बोथ ए एंड सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग नो रिंग स्ट्रक्चर आर नोन एज। रिंग स्ट्रक्चर है ही नहीं, स्ट्रेट चेन मिलेंगे या ब्रांच चेन कार्बन एटम मिलेंगे, वो कहलाते हैं ए साइक्लिक। ए का मतलब नहीं, नहीं है साइकिल, ये दिमाग में रखना है, ऐसे दिमाग में याद हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 12 नेचुरल गैस कैन बी फाउंड थ्रू रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब देखें बिलो 20 डिग्री सी, मैंने अभी बार बार बताया 20 डिग्री से कम पर हमें मिल जाती है नेचुरल गैस रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम के जरिए। तो ये वाला पॉइंट दिमाग में रखना है। एक अभी ये देखा हमने गैसोलीन का 200 डिग्री सेल्सियस पर, और एक हमने देखा नेचुरल गैस का बिलो 20 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग रेंज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम जब हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास विच कंपाउंड हैव हेक्सागोनल, साइक्लिक एंड अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर। तो हेक्सागोनल भी हो, साइक्लिक भी हो और अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड, ये किसके अंदर होता है? बेंजीन में। और ये बॉन्ड्स किसके साथ होते हैं? सूट के साथ, स्मोकी फ्लेम देते हैं, वो कंपाउंड कहलाते हैं एरोमेटिक। क्योंकि एलिफेटिक को एसाइक्लिक भी कहते हैं और एसाइक्लिक में हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर ही नहीं होता। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 40 साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच रिंग हैव ओनली कार्बन एटम, यानी जिसमें सिर्फ कार्बन एटम हो। तो देखें उसके दो नाम थे जो हमने देखा था, एक था होमोसाइक्लिक
दूसरा था हमारे पास कार्बोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन के अलावा भी कोई एटम पाया जाए या कोई एलिमेंट पाया जाए, जैसे कि नाइट्रोजन एक एग्जाम्पल है, और जिसकी एग्जाम्पल हमारे पास बुक में मौजूद है, दैट इज पायरिडीन। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास है डी इज द करेक्ट वन, दैट इज बोथ बी एंड सी। Question number 15. The process used to improve quality of gasoline or petrol is known as refining. Refining में तो हम पेट्रोलियम से सब प्रोडक्ट हासिल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, रीफॉर्मिंग। पहले क्या डालते थे इनिशियल डेज में? टेट्राइथाइलाइड, और अब क्या डाल रहे हैं? 2 to 4 डाइमिथाइल पेंटेन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। Question number 16. In initial days, which of the following anti-knocking agent is added to gasoline? देखिए अभी अभी थोड़ी देर पहले बात की, टेट्राइथाइलाइड हम यूज करते थे पहले इनिशियल डेज में, जब इंजन में शार्प मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होती थी, उसको कवर करने के लिए, उसको छुपाने के लिए, उसको लो करने के लिए, आवाज को रिड्यूस करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17. Which of the following belongs to carbonyl group? कार्बोनियल ग्रुप में कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन, एक वैलेंसी पूरी होती है हाइड्रोजन से, और अगर दूसरी वैलेंसी यानी कि चौथी वैलेंसी अगर पूरी हो रही है अल्काइल रेडिकल से, तो वो कहलाते हैं एल्डिहाइड। और अगर दोनों वैलेंसी कार्बन की पूरी हो रही है किससे? अल्काइल रेडिकल से, तो वो कहलाते हैं कीटोन। तो मेरे पास कार्बोनियल ग्रुप में दोनों बिलोंग करते हैं, एल्डिहाइड भी कीटोन भी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, दैट इज बोथ ए एंड डी। नन ऑफ दीस हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। Question number 18. The anhydride of alcohol is ester, ketone, phenol, ether. अल्कोहल से H हटा दिया जाए और दोनों तरफ ऑक्सीजन के वैलेंसी पूरी करने के लिए अल्काइल रेडिकल लगा दिया जाए, तो हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप निकल कर आता है वो आता है ईथर। तो ईथर बना एनहाइड्राइड किसका? अल्कोहल का। ई कैट एम कैट के सवाल जो कि पार्ट 1 इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमने जो टॉपिक पढ़े, फंक्शनल ग्रुप, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के यहाँ कवर हो गए हैं, जो कि पास पेपर्स में भी आए हैं और अमूमन लेक्चर्स के दौरान भी दिए गए हैं। तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को समझ में आए हुए सारे क्वेश्चंस और इससे पहले के सारे कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा मैं तेज चला कॉन्सेप्ट के दौरान, उसकी वजह ये कि आप लोगों को थोड़ा पहले से रिवाइज कर इस वीडियो को जज करने का असल जो कॉन्सेप्ट वो ये है कि मुझे उम्मीद है कि आप लोग अगर कोई क्यूरी हो तो आप लोग मुझे मैसेज भी कर सकते हैं और मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। आप अगली वीडियो तक की इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 में मिलते हैं। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। और हाँ, एक चीज़ कहना तो भूल ही गया, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जो लोग ये वीडियो नहीं देखी हैं वो लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठाएं और अपने आप को मज़ीद इल्म की दुनिया से रोशन करें।